Hello everyone, welcome once again my channel. My name is Chotu Ram Saini, currently pursuing MBBS first year, MRA Medical College, Ambedkar, UP. तो यार गाइस, यू आर ऑल्सो सफरिंग फॉर द लो मार्क्स इन द मॉक टेस्ट। तो यार ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन और आपको एग्जैक्ट रीजन बताने वाला हूँ, और उस रीजन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है जो कि मैंने किया था, क्योंकि मेरे भी मार्क्स लो आते थे मॉक टेस्ट के अंदर, तो बहुत सारे डिप्रेशन हो जाता था उसकी वजह से। फिर मैंने कैसे इंप्रूव किया वो सारी बातें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लास्ट तक देखना इस वीडियो को, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। और आपको इस चीज के बारे में आप रिलेट भी कर पाओगे कि आप इस रीजन, ये आपके जो मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं लो, वो किस रीजन से आ रहे हैं, वो सब चीजें आपको इस वीडियो में पता लगेगी। और उसका मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है, वो सब चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो यार हाल ही में आपने नीट का ये मॉक टेस्ट दिया होगा, जो भी मॉक टेस्ट दिया होगा, अगर आपका जो स्कोर है अगर 200 से 350 तक अगर लाइज कर रहा है, तो यार ये बहुत पुअर स्कोर है। अगर आज का जो करंट सीनियर देखा जाए, जो कट ऑफ जारी है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत लो स्कोर है। बट यार तुम आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम कर नहीं सकते। मैंने बहुत देखे हैं जो बच्चे बिल्कुल, क्योंकि नीट की एग्जाम ऐसे थोड़ी है कि अगर तुम मॉक टेस्ट में मार्क्स ले आए तो वो फाइनल है, ऐसा नहीं है। वो पूरी जर्नी है, वो कैसे आपको इंप्रूव करते हुए उस जर्नी तक पहुंचना है। और अगर आपका स्कोर अगर 350 से अगर 450 भी आ रहा है तो थोड़ा मतलब गुड है स्कोर, मतलब ठीक ठाक स्कोर है, इतना गुड भी नहीं कह सकता। मतलब आपकी थ्योरी पे थोड़ी बहुत पकड़ है अच्छी, बस आपको थोड़ा और थ्योरी पे क्लियर करना है और फिर उसका क्वेश्चंस लगाने हैं। ऐसे ही अगर जिन बच्चों के 450 से 550 के अराउंड आ रहे हैं, तो यार वो थोड़ा मतलब वेरी गुड स्कोर है, अच्छा स्कोर कह सकता हूँ मैं, क्योंकि उन बच्चों का थ्योरी पे तो पकड़ है, बट टेस्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और उनका जो मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और ऐसे अगर जो बच्चे 550 से 600 या 620 तक भी स्कोर कर रहे हैं, तो यार ये एक्सीलेंट स्कोर है मेरी नज़र में। और आपको बस थोड़ा पुश की जरूरत है। आपको जो इतनी भी जो मिस्टेक्स हो रही है, जो ड्यूरिंग द बिफोर द टेस्ट, ड्यूरिंग द टेस्ट एंड आफ्टर द टेस्ट, जो भी मिस्टेक हो रही है उनको इम्प्रूव करना होगा आपको, ये सब चीज़ें। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपका अगर स्कोर 600 आ रहा है तो आपका श्योर सिलेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनको देखा है कि इतना अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाए है। ये सब चीज है। और जो बच्चे जिनका लो स्कोर आ रहा है, वो अपनी होप मत लूज करो। बिकॉज मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, मतलब अपनी लाइफ में मेरे जो जर्नी थी उसमें बहुत सारे मेरे फ्रेंड देखे हैं जो इनका स्कोर बहुत लो आता था और मेरे से पहले सेलेक्ट भी हो गए, मतलब अच्छा कम लो स्कोर आने के बावजूद भी अच्छा स्कोर ले आए थे नीट के अंदर। ये सब क्या है कि एक प्रोसीजर है पूरी, अपने को उसके दौरान काम करना पड़ता है सब चीजें। अगर वो जो बच्चा उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहा है, अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है, तो वो अगर लो मार्क्स भी लेकर आ रहा है ना नीट के अंदर मॉक टेस्ट में, तो फाइनल एग्जाम में अच्छा कर पाता है वो, बिकॉज वो उस चीजों से फेस से गुजरा हुआ है। अब यार क्या है कि मैं आपको एग्जैक्ट अब रीजन बताता हूँ कि आपके जो मॉक टेस्ट में किस वजह से आ रहे हैं, ये सब चीजों का मैं रीजन बताता हूँ, क्या है क्या रीजन है। तो आप क्या हो सकता है कि आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपका नॉलेज नहीं है, मतलब उस चीज के उस टॉपिक के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो इस वजह से आपको क्वेश्चन नहीं बन पा रहे होंगे मॉक टेस्ट में। हो सकता है कि यू कैन नॉट सॉल्व क्वेश्चन बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन द ऑप्शंस, ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाते हैं आप। बहुत सारे बच्चे होते हैं कौन मतलब नॉलेज होता नहीं है, तो उसकी वजह से क्या आती है, ऑप्शंस में फंसे रहते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन होगा यार, कौन सा नहीं होगा। और भी हो सकता है, जैसे कि जो थर्ड है रीजन, वो हो सकता है कि सिली मिस्टेक होगी आपकी ओमार बनने में, या कोई भी सिली मिस्टेक हो सकती है। हो सकता है क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, तो उसकी वजह से सिली मिस्टेक होगी और नेगेटिव मार्किंग होगा। नेगेटिव मार्किंग तो जानती हो, नेगेटिव मार्किंग अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद वो जितने भी करेक्ट नंबर आते हैं उनमें से भी कमी आ जाती है, नेगेटिव मार्किंग से स्कोर आपका डाउन आएगा। और फिर जो फोर्थ हो सकता है कि आपने टेस्ट में पेपर तो दिया, बट पेपर को आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आया ड्यूरिंग द टेस्ट, कि आपको कि एक स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है कि मुझे कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को नहीं देना चाहिए था उस हिसाब से। क्योंकि बिकॉज क्या होता है कि कुछ बच्चे है ना बायोलॉजी को भी है ना 1.5 घंटे तक देते रहते हैं, बट ऐसा नहीं है यार, बायोलॉजी इजी सब्जेक्ट होती है, वो 30 मिनट ही मांगती है, तो ऐसे उसकी वजह से भी हो जाता है कि टाइम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। कुछ बच्चों को एग्जाम स्ट्रेस भी होता है, एक मेन रीजन होता है एग्जाम स्ट्रेस भी, बहुत सारे बच्चों की होता है एग्जाम स्ट्रेस, मेरे भी था यार। कि एग्जाम स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हमारा माइंड है ना वो काम करना बंद कर देता है, हम सोचना ही बंद कर देते हैं क्वेश्चन के बारे में। थोड़ा थिंकिंग वाला क्वेश्चन आता है तो वहां तो गलत ही करके आते हैं, फिर सिली मिस्टेक में आ जाता है वो सब चीजें।
एग्जाम स्ट्रेस की वजह से आप जितना परफॉर्मेंस करके चले जाओ, अगर एग्जाम स्ट्रेस आ गया तो उसकी वजह से मार्क्स लो होने वाले हैं, क्योंकि वो नेगेटिव लेके जाएगा सब। हो सकता है आपका बिफोर द टेस्ट रिवीजन नहीं हो पाया हो, जो कि मेरी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि रिवीजन नहीं हो पाता है टेस्ट का। तो उसकी वजह से आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं आएगा तो कॉन्फिडेंस लैक होते ही आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। और आपने जैसे जो पेपर देने जा रहे हैं मॉक टेस्ट, तो उससे पहले आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, पढ़ लिया, चलो पढ़ भी लिया, कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं बट उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे वहां तक, तो एग्जाम में क्या होता है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है तो उस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना होता है, ये एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। पढ़ने की अलग स्ट्रेटेजी होती है, आप कितना ही पढ़ लो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अगर टेक्निक पता नहीं है कि क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किए जा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे एग्जाम के अंदर। क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स होती है कि हम क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो उन चीजों में एक ऑप्शन को देख के पता लगा जाता है कि ऑप्शन की ये आंसर जाएगा इसका। बहुत बच्चे होते हैं जो कम पढ़ते हैं बट उनको इन स्ट्रेटेजी के बारे में पता होता है कि वो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, उसी से आंसर आ जाता है उनको। तो ये भी एक मेजर मिस्टेक है आपकी। पेपर क्या है कि कई बार जो भी इंस्टीट्यूट होती है, पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आता है कई बार, तो बच्चे स्टेज में आ जाते हैं कि यार ये तो पता नहीं क्या ही आ गया, तो इसकी वजह से भी हो जाती है। तो इसके बारे में बात करूंगा मैं। कुछ बच्चे होते हैं जो आता है ही नहीं क्वेश्चन, और बट उसमें भी तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं कि तुक्का मार दो, बट तुक्का मारोगे तो अगर किस्मत सही है तो सही भी हो जाएगा, बट ज्यादातर केसेस में तो यही होता है कि तुक्का गलत ही जाता है। तो गलत गया तो नेगेटिव मार्किंग करके आओगे, आपको बस खुशी मिलेगी टेस्ट के ड्यूरिंग द टेस्ट की, हाँ मुझे यार कि मैंने स्कोर अच्छा करके आ गया यार, मैं तो 180 जितने भी क्वेश्चन आए थे 180 में मैंने तो 150 क्वेश्चन करके आ गया। अब पता है ही नहीं कि हमने वहां तुक्का मार के आए हैं, तो फिर बाद में आके देखते तो नेगेटिव मार्किंग जाती है, तो इसकी वजह से लो स्कोर आएगा। अब है ये तो रहे रीजंस, अब मैं इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन देने वाला हूं कि आपको कैसे अपना स्कोर, इस सारी मिस्टेक्स को कैसे इंप्रूव करना है। रिवाइज सिलेबस बिफोर द मॉक टेस्ट, तो आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट होने से अगर उसके कितने भी दिन बचे उसके पहले ही मॉक टेस्ट को की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ताकि अपना सिलेबस कवर हो पाए। क्योंकि अगर सिलेबस कवर नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा तो आपको कुछ ना कुछ मिस्टेक करके आओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही है सबसे बड़ा रोल। ये मैंने देखा है, अगर कॉन्फिडेंस जिस बच्चे के अंदर नहीं होता, वो कितना ही पढ़ के चला जाए, कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बच्चा नहीं कर पाता है। और कॉन्फिडेंस तभी आता है क्योंकि कुछ चीजें अपन चैप्टर को छोड़ जाते हैं ना, उससे नहीं हो पाता है। कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तुरंत कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक करके आएगा, नेगेटिव लेके जाएगा। इसलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना है टेस्ट के लिए। अब होता क्या है कि हमें बच्चों को पता नहीं होता, तैयारी करते रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं होता कि क्या करना है यार रिवीजन के अंदर। तो आपको रिवीजन में आपको क्लास नोट्स को प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, और उसके अंदर गिवन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, और फिर उसको पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाने अपने, ताकि आप मॉक टेस्ट से एक दिन पहले ही सब चीजें आप क्योंकि रिवीजन कर पाओ। और वही जो आप शॉर्ट नोट्स बनाए वो नीट के एक दिन पहले भी आपको काम आएंगे पूरा सिलेबस को कवर करने के लिए। छोटी छोटी स्टेप्स होती है जिनका बहुत ध्यान रखना होता है अपने को ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो आपका ऑटोमेटिकली स्कोर बूस्ट करेगा। अब क्या होता है कि अगर जिन बच्चों का कुछ रह जाता है सिलेबस, क्योंकि हर कोई बच्चा नहीं कर पाता है इतना कि सब चीजें बैलेंस कर ले, और कुछ ना कुछ टॉपिक तो रह ही जाता है यार, एक चैप्टर भी रह सकता है। बट आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस को अच्छे से करके जाना है। मतलब अच्छे से नहीं भी हो पाए ना तो कोई रह गया तो आजकल तो क्या है कि यार वन शॉट वीडियोस चल रहे हैं यूट्यूब पे, तो बहुत सारे आप देख सकते हैं, वहां पे वन शॉट वीडियोस आते हैं, तो उससे कवर हो जाता है। एक दो घंटे के अंदर पूरा सिलेबस वो पूरा चैप्टर कवर करा देते हैं वो। तो ऐसे सब टेक्निक्स आप अपना सकते हैं, बहुत सारे है वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। तो यही कहूंगा कि एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए उस चैप्टर के बारे में, तभी आप अच्छा स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। मतलब होता है कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो अपने ऐसे सोचते हैं कि यार काश मैंने वो रिवाइज कर लिया होता। तो अगर आप शॉर्ट टाइम में करना चाहोगे तो वन शॉट वीडियो इज द वेरी यूजफुल होगी आपके लिए। और आप जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे मैं एनसीईआरटी बायोलॉजी की बात करूं, तो आप जैसे जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी बगल में है ना, उस जो चीज थोड़ी दी गिवन है उसका फ्लो चार्ट के रूप में लिख लो यार। फ्लो चार्ट बनाते हैं तो वो चीज मेमोरी काफी देर तक याद रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है रिकॉल करने में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, तुरंत अपने रिकॉल हो जाती है। तो जिसकी वजह से आपने जो दो ऑप्शंस के बीच में जो डाउटफुल हो जाता है ना कि यार मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं, तो वो उसी की वजह से होता है। बिकॉज अपने अंदर है ना, अपन जो याद करते हैं ना तरीका ही है ना, अपन जैसे ऐसे समझ लो कि इस तरह से याद करते हैं, याद करने का तरीका ही गलत होता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से फ्लो चार्ट्स बनाएंगे उसके और डायग्राम जो एग्जांपल्स है उनको निमोनिक्स से याद करेंगे तो तुरंत रिकॉल होता है, और जिसकी वजह से अपने दिमाग में सिली मिस्टेक होने का ये जो होती है ना कंफ्यूजन बिटवीन द ऑप्शंस के बीच में,
वो नहीं रहता है। और माइंड मैप्स बनाना सीखो। माइंड मैप्स ऐसे बनाओ कि आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक चैप्टर को पढ़ लिया, जैसे एनसीईआरटी बायोलॉजी की बात करो, एक चैप्टर को पढ़ लिया, एक पेज को पढ़ लिया एक चैप्टर के, ठीक है। एक पेज को पढ़ने के बाद आप अपने माइंड को बिल्कुल ऐसे आंखों को बंद कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उस पिक्चर रिमाइंड करनी है कि यार उस डायग्राम था, डायग्राम के नीचे ये लेबलिंग दी हुई थी, और उसके बाद डायग्राम ये डायग्राम था, इसके बाद इसके नीचे ये डायग्राम था, और इसके पहले ये लाइनें ऐसे लिखी हुई है। तो मतलब रिकॉल करना चाहिए दिमाग के अंदर, वो सब पिक्चर चलनी चाहिए। ऐसे अगर माइंड मैप्स बनाएंगे तो रिकॉल करने में बहुत बेनिफिट होगा, और उसका इम्पैक्ट है ना स्कोर पे पड़ेगा, और अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे आप की। तो जो कि बहुत सारे बच्चों की हो जाती है प्रॉब्लम की पेपर छूट जाता है, टाइम में अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते तो पेपर छूट जाते हैं। क्वेश्चन से कोई फिजिक्स का क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, जो आते हुए क्वेश्चन भी छोड़ के आ जाते हैं, फिर रूम पे आके देखते हैं तो कि यार ये तो मैं कास्ट कर लेता तो मेरे इतने मार्क्स आ जाते, तो पेपर छूट जाने की वजह से होता है। तो यार एक ऐसे प्लानिंग करो, आप अगर पेपर सोल्व कर रहे हैं ना, तो पेपर की पहले से ये प्लानिंग रखो कि मुझे पहले बायोलॉजी सोल्व करनी है, केमिस्ट्री करनी है, फिर उसके बाद फिजिक्स करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो पहले फिजिक्स करते हैं, फिर बायोलॉजी करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, वो अपना अपना होता है। वो मतलब अपने माइंड पे होता है कि वो मुझे क्या कौन सा टाइम सूटेबल होता है बायोलॉजी के लिए, कौन सा टाइम होता है। मैं ऐसे करता था, पहले बायोलॉजी को देता था, फिर केमिस्ट्री करता था, फिर फिजिक्स करता था। तो ये पहले आप ये ऑर्डर बना लो आप पहले तो, ठीक है। उसके बाद फिर आप करना स्टार्ट कर दो, उसको सोल्व करना। अब देखो यार बायोलॉजी को अगर आप देखो इजी सब्जेक्ट होती है, और उसमें क्या है कि पेन चलाना नहीं होता, उसमें पेन को बिना चलाए सोल्व हो जाता है क्वेश्चन। तो उसके लिए आप 30 मिनट 35 मिनट बहुत सफिशियंट होती है, क्योंकि अपने को जो हार्ड सब्जेक्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है उसको टाइम देना है। तो केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 1 आवर तक दे सकते हैं, और फिजिक्स के लिए आपको 90 मिनट तो बचानी है यार, बिकॉज उसमें कैलकुलेशन होती है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बहुत लो स्कोर कर रहे हैं, मतलब 450 तक, ऐसे उन बच्चों की रेंज की बातें कर रहा हूँ। क्योंकि उन बच्चों की है ना प्रॉब्लम ये होती है कि उनको फिजिक्स में है ना सोल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये बच्चे क्या होते हैं, ज्यादा टाइम का स्पेंड करते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री में स्पेंड करते हैं, और फिर फिजिक्स को जाते हैं तो उनको देते हैं फिजिक्स को हाफ आवर 30 मिनट ही देते हैं, और फिर कहते हैं कि यार मेरे तो फिजिक्स में तो रह गया क्वेश्चन, ये रह गया। अरे भाई आप पहले ये तो देखो ना, आपने कितना टाइम दिया, जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको कितना टाइम दिया। सारा टाइम तो आपने फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री में दे दिया, तो इसलिए पूरा प्रॉपर टाइम ये टाइम कब आएगा, अपन को कैसे सोल्व करना आएगा, ये सब चीजें अपने रूम पे जब पेपर जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ना, उस टाइम आएगा। आपकी स्पीड में वो करती है, मेजर रोल प्ले करती है कि आपकी स्पीड कितनी है बायोलॉजी क्वेश्चन सोल्व करने में। बच्चे करते हैं क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं और आधे से नींद लेते रहते हैं, तो नींद में नहीं होती यार। आप अलर्टनेस के साथ बैठो, अलर्टनेस के साथ करोगे तो सब चीजें होंगी और इम्प्रूवमेंट आएगा। ये सब चीजें ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने भी किया है और भी बच्चे कर रहे हैं, तो सब आती है। ये सब अपने अंदर लाना पड़ता है, सब चीजें अगर मैनेज करोगे तो सब चीजें। अब बात करते हैं कि देखो, अब पेपर ड्यूरिंग द पेपर सोल्व करते हैं तो क्या है कि क्वेश्चंस की वैरायटी होती है। इजी लेवल का देता है, फिर डिफिकल्ट देता है, फिर और भी कंफ्यूजन करने वाले भी क्वेश्चन देता है, तब वो ऐसे टाइप होती है। तो आपको क्या करना है, पेपर को 2 राउंड में सोल्व करना है। मैं 2 राउंड में सोल्व करता था, मैं उसी के बारे में बताऊं। पहले राउंड में मैं क्या करता था कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, जो कि मुझे मतलब लगता था कि बहुत ज्यादा है, टफ है, थोड़ा मेरे को नहीं आ रहा हो, वो चैप्टर में थोड़ा कमी है, मेरे नहीं याद, तो उसको मैं पहले सर्कल कर देता था। और जो कंफ्यूजिंग टाइम की थे उनको भी मैं छोड़ देता था। मैं करता था जो मुझे फर्स्ट राउंड में जो मुझे आ रहे हैं, कि देखते मुझे लग रहा था कि हाँ ये तो मुझे आता है, तो उसको मैं कर देता था सोल्व। और फिर सेकंड राउंड में क्या करता था, क्योंकि मेजोरिटी है ना आजकल जो पेपर आ रहा है वो इजी लेवल का ही आ रहा है, तो ज्यादातर मेजोरिटी क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे यार, इजी लेवल के आ रहे हैं, डिफिकल्ट तो बहुत कम ही आ रहे हैं, तो वो कुछ ही बच पाते हैं। तो सेकंड राउंड में क्या करता था, जो कंफ्यूजन वाले हैं कि यार ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूजन हो रहा है, बट यार कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है कई बार। और बट रिस्क तभी लो जब आपको लग रहा है कि हाँ यार मुझे ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, तभी रिस्क लेनी है। ऐसे नहीं कि हर जगह रिस्क लेनी है, आपको कंफ्यूजन वाले ऑप्शन में लेनी होती है। डिफिकल्ट में क्या है कि आप लेफ्ट कर सकते हैं यार, ऐसा नहीं कि आपको अगर लेफ्ट कर देंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर करना, अगर वो क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो आपकी नेगेटिव लेके जाएगा ना, तो आपकी रैंक कहाँ चली जाएगी 1 नंबर से ही। आप ये देखो ना, क्योंकि सिलेक्शन रैंक की वजह से होता है ना, तो हर चीज़ों को ध्यान रखना। लेफ्ट करना भी एक बहुत अच्छी बात है। हर जगह आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन चीज़ों के बारे में पता कर पाएंगे। जब मॉक टेस्ट में नंबर आना शुरू हो जाएंगे तो आप चीज़ों इनको बारे में समझ पाएंगे आप। अब बात करते हैं सिली मिस्टेक्स। यार बहुत सारी सिली मिस्टेक हो जाती है, नेगेटिव जाती है इतनी कि नेगेटिव वजह से स्कोर ही नहीं बूस्ट होता है। तो सब बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि यार मेरे तो नेगेटिव हो जा रही है, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो यार पेपर में क्या है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, आप में क्या करते हैं कि उन स्टेटमेंट को पढ़ तो लेते हैं, बट जब ऑप्शन पे टिक मारने जाते हैं ना, तो उस स्टेटमेंट को भूल जाते हैं कि यार इसमें क्या बोला गया था। जैसे कि मैं कहूँ करेक्ट, विच ऑप्शन आर द करेक्ट
इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, इनमें बच्चे फंसते हैं। तो इनका यही करना है कि जो स्टेटमेंट्स उसमें क्वेश्चंस में दिए गए हैं इनको सर्कल कर देना है ताकि वो हाईलाइट हो जाए, और जैसे ही आप ऑप्शन पे जाएंगे तो वो हाईलाइट दिखेगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो अपना अटेंशन जाता है उस क्वेश्चन के उसमें उसकी तरफ है। तो ये सिली मिस्टेक से ऐसे अवॉइड किया जा सकता है। अब क्या होता है कि ओमार सीट में भी हो जाता है कई बार कि ओमार सीट फील कर रहे हैं तो बी ऑप्शन होना चाहिए था, बट मेरे तो सी ऑप्शन हो गया। तो इसकी क्या होती है कि पहले से प्रैक्टिस होती है इन चीजों की। आप मॉक टेस्ट में अगर ये चीजें करोगे ना आप, तो इन चीजों को सीखोगे आप। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिप्रेस मत हो जाया करो कि यार मेरे तो सिली मिस्टेक उसमें हो गई, बट उनसे सीखो कि मेरा इस टेस्ट में ऐसा क्या हुआ था कि मैंने जल्दबाजी मैंने कर दी थी ओमार सीट बनने में। तो इन चीजों से सीखो। अगर आप ओमार में मिस्टेक में कर रहे हैं तो थोड़ा उसको देखो कि यार मुझे ना थोड़ा टाइम लेके करो यार, 20 मिनट तो ऑलमोस्ट होनी चाहिए यार ओमार सीट को फिल करने में। और अगर 20 मिनट से ज्यादा ले रहे हो तो यार गलत कर रहे हो, क्योंकि 20 मिनट भी बहुत ज्यादा हो जाती है ओमार सीट में। उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, थोड़ा हाथ को फास्ट चलाना चाहिए और अटेंशन उसी की तरफ होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को भी अगर आप पढ़ते हैं ना तो थोड़ा बोल बोल के पढ़ा करो, ताकि उसमें क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो दिमाग में फिट होती है और उसका कंसंट्रेशन बनता है अपना क्वेश्चन की तरफ। तो इससे सही होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, सिली मिस्टेक होना थोड़ा कम हो जाती है उससे। तो ये सब चीजें आपको करनी है। एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, क्योंकि अगर कोई चीज अपन को नहीं आ रही ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप कुछ कुछ ऐसे पॉइंट दिया होता है क्वेश्चंस के अंदर। यार एलिमिनेशन में देखो क्या होता है कि अपने को जैसे क्वेश्चन पढ़ा और अपने देख लिया कि यार ये ऑप्शन नहीं हो सकता इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये भी नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, तीन चीजें तो मेरी याद होगी, बट तो ये तीन चीजें तो नहीं हो सकती, बट चौथा ऑप्शन है तो यही हो सकता है। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड यूज की जाती है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, मैचिंग वाले क्वेश्चन है ना नीट में इस तरह से आते हैं। आपकी मॉक टेस्ट में हो सकता है तो उन्होंने थोड़ा टक्कर देते हैं मैचिंग वालों को, लेकिन नीट में एक पैटर्न देखना आप। एक मैंने देखा है कि नीट में जो है ना एक ऑप्शन को मिलाते ही है ना सारे, मतलब जो ऑप्शन होता है ना जो नीट आंसर जाना होता है वही जाता है। मतलब आपको एक ऑप्शन चूज करना है बस कि इसमें कौन सा जा रहा है ऑप्शन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम स्ट्रेस ऐसा है कि बच्चे अगर अच्छे से याद भी करके चले जाएं तो वहां पर देखते हैं तो एग्जाम से पहले ये घबरा जाते हैं कि यार पता नहीं आज कैसे जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं अपने से बहुत ज्यादा उम्मीद करके रखते हैं कि यार मुझे आपकी बार दो टेस्ट में 580 के आसपास लाना है, 600 लाना है। तो ऐसे ये एक स्ट्रेस देता है। तो आप अपने आप से ज्यादा उम्मीद मत रखो इतना कि मुझे इतना आए, पर इतना रखो कि आज जो पेपर है और मुझे अपना 100% देना है, इसके आगे कुछ नहीं है कि मुझे जितना याद है बस मुझे अच्छे से करके आना है आज। तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस अपने दूर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको यार स्ट्रेस आ रहा है ना तो थोड़ा ऐसा कर लिया करो, थोड़ा आंखों को बंद करो और लॉन्ग ब्रीथिंग करना और अपना फोकस है ना अपने नोज पे करना। और तो इससे क्या है कि थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, ऐसे स्ट्रेस से दूर हो जाता है। और कई बार आ जाता है कि पेपर का क्वेश्चन देखा और वो नहीं आ रहा तो बच्चे ऐसे करते हैं कि यार मुझे तो आ ही नहीं रहा। भाई तुम्हारे लिए और भी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन है, उसको सर्कल कर दो, बाद में देखना। हो सकता है कहीं ना कहीं उसका हिंट ही मिल जाए इस क्वेश्चन का। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा यार, होता है। बट इतना भी नहीं फर्क पड़ता है कि बिल्कुल तुम अगर उस क्वेश्चन को लेकर बैठ गए तो फिर यार तुम्हें अगले वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी गलत करके आओगे, जो कि तुम्हें आता भी होगा। तो ऐसे चीजें थोड़ा सोचो। हो सकता है पेरेंट्स का भी दबाव हो, प्रेशर हो सकता है, बट थोड़ा आप ही अपनी सोचो कि यार मुझे करना है ये पेपर, कोई भी नहीं आएगा तुझे करने के लिए, ना तो अपने पेरेंट्स आएंगे। तो ये सब चीजें क्या ही करना, फिर टेंशन लेने क्या है, अपना बस फोकस करना है कि मुझे अच्छा बेस्ट करके जाना है इस टेस्ट के अंदर, इतना सोचना है। कई बार आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो यार उनसे घबराना नहीं है। वो एनसीईआरटी क्वेश्चन के चांस नीट में आने के बहुत कम चांस होते हैं। नीट एनसीईआरटी के बाहर के जो क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हारे बस ये देखा जाता है कि तुम लोग कितना मतलब अपना पैसेंस रख पा रहे हो आप क्वेश्चन के अंदर। टेस्ट में सिखाई जाती है सारी चीजें, क्योंकि पेपर में कई बार हो जाता है नीट के अंदर भी ऐसा कि इधर उधर मतलब थोड़ा क्वेश्चन को टेस्ट कर दिया, वो आता है एनसीईआरटी चले थोड़ा टेस्ट कर दिया, तो आपके अंदर पैसेंस है या नहीं है वो अपनी कोचिंग के अंदर ही सिखाया जाता है, टेस्ट के थ्रू ही। तो ये सब चीजें होती है। अब आपको ये मैं बताता हूँ कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करें अपन। तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम हमें पीवाईक्यूज पे बहुत फोकस करना है यार। पीवाईक्यू से उनको पता लग पाता है कि क्या पैटर्न चल रहा है। जैसे कि मैं बताऊं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको जब करोगे तो आपको पता लगेगा कि नीट के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो मैं बताऊं कि जैसे मैचिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, और आजकल तो क्या है कि फिल एंड ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी आने लग गए और डायग्रामेटिक क्वेश्चन आने लगे, उनकी लेबलिंग्स पूछने लग गए। तो ये सब टाइप का पता होगा ना तुम्हें, तभी कर पाओगे ये सब चीजें कि उनकी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा स्कोर आएगा। असर्शन रीजन में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, बट अगर आप
बार बार प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की तो थोड़ा दिमाग में ना काम करना स्टार्ट कर देगा कि यार इस तरह से अपने को पता होता है कि ये स्टेटमेंट सही है और रीजन असर्शन का रीजन है, मतलब आपको उससे पता लग जाएगा आप सब चीज़ों को। फिर आते हैं कि एक अब प्रैक्टिस करनी होती है तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो एक अलार्म लगा दिया करो ताकि एक टाइम बाउंड में आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्वेश्चन के 3 घंटे के अंदर अपने को 180 क्वेश्चन सोल्व करने हैं और उसमें भी फिर फिजिक्स आ जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री आ जाती है, उन चीज़ों को भी हैंडल करना होता है। अब जब आप पहले से प्रिपेयर होके जाओगे ना बिफोर द टेस्ट, तो ये सब चीजें आपकी हैबिट में आ जाएंगी और फिर लास्ट में आपका स्कोर जब नीट फाइनल एग्जाम देने जाएगा तो स्कोर भले ही आपका टेस्ट पेपर में स्कोर बहुत लो चल रहा हो लेकिन ये सारी इंपैक्ट लाती है नीट एग्जाम में। आना है आपको विदाउट पेन क्वेश्चन सोल्व करने की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि अब देखो एक बच्चा होता है कि जो पूरा मतलब अगर मान लो पोटेंशियल का आया क्वेश्चन, पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो एक बच्चा लिखेगा V बराबर K Q अपॉन R और एक बच्चा क्या करेगा कि जो फॉर्मूला है वो अपने दिमाग के अंदर चलने देगा और जो वैल्यूज है वो अपने उसमें लिखेगा, पेपर में लिखेगा और उसको सोल्व कर देगा तुरंत और कैलकुलेट कर देगा। और कैलकुलेशन भी थोड़ी फास्ट होनी चाहिए तो थोड़ा इजी हो जाता है सब चीजें, क्योंकि मैथमेटिक्स होती है तो बहुत सारी कमी होती है तो फिजिक्स में ये कई बार ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि यार क्वेश्चन आ रहा है, थ्योरी भी आ रही है, सब चीजें और कर दिया, फॉर्मूला भी लगा दिया, बट आगे कैसे सोल्व करूँ। और देखो आपका पेपर कैसा भी गया हो, जैसा भी गया हो, गुड गया हो या बैड गया हो, यार उससे क्या है अपने को पेपर सिखाता है, अपने सीख रहे हैं। नीट को तुम लोग क्या है कि जर्नी को इस तरह से मानते हो कि एकदम फाइनल एग्जाम है। फाइनल एग्जाम का मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अपने हैवी बना लो कि यार ये फाइनल एग्जाम, आपको सीखना है इससे। आपके जो पेपर्स होते हैं आपको सिखाने के लिए है कि आप कितनी क्या गलती करते हैं। तो वो गलती कब पता लगती है जब आप पेपर एनालिसिस करते हो, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है यार। पेपर एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको वो आपका मिरर है एक तरह से, आप वो दिखाता है वो आपको कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या करें, क्या गलतियां कर रहे हैं, आप सारी चीजें दिखाता है कि आप उम्र में गलती करके तो जैसे ही पेपर हुआ उसके बाद पूरा पेपर को एनालिसिस करके ही फिर सो। मैं तो ये करता था कि जैसे पेपर हुआ हमारा 5 बजे खत्म हो जाता था, उसके बाद हम थोड़ा 1 घंटे रेस्ट करते थे, उसके बाद हम पेपर सोल्व करने लग जाते ग्रुप डिस्कशन से। नहीं क्योंकि उससे पहले ये होता है कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना अपन को तो अपने फ्रेंड्स को पूछ लेते हैं तो उससे सोल्व हो जाता है, तो उससे काफी बेनिफिट होता है। वो चीजें याद भी रहती है कि यार मैंने गलती की थी, ऐसे ऐसे हुआ था और ऐसे कैलकुलेशन में भी गलती की थी, वो सब चीजें याद होती है। कैलकुलेशन में गलती की या ओमार शीट में गलती की तो जब वो देखेंगे पेपर के अंदर तो पता लगेगा कि मेरा यार ये रॉन्ग हुआ है, ओमार गलती मिस्टेक से, तो वो चीजें सब आपके पता होगी, आपकी मिस्टेक्स पता होंगी ना, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत बूस्ट करेगा। ये मैं कह रहा हूँ कि अगर पेपर को एनालिसिस करोगे तो ये बहुत सारी इंप्रूवमेंट होगा। पेपर में जैसे हुआ कि आपको कितने तो राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए और कितने आपने लेफ्ट किए, तो एक कॉलम बना लो, एक राइट का, एक रॉन्ग का, एक लेफ्ट का। उसमें ये लिखो कि राइट कितने हुए, रॉन्ग कितने हुए और लेफ्ट कितने हुए हैं। उससे आपको पता लगेगा कि आप कितना क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, कितनी नेगेटिव आ रही है और कितने हम क्वेश्चन को लेफ्ट कर रहे हैं, कितने सही कर रहे हैं। तो उसको फिर उसको इम्प्रूवमेंट के लिए आपको ऑटोमेटिक पता लगेगा यार मुझे ये सब चीजें हो रही है। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है अपनी मिस्टेक्स को, तभी आप इंप्रूव करेंगे उस टेस्ट के अंदर। तो टेस्ट को एज ए आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने के तौर पे देखिए उसको। तो यार आपको आई होप कि यार ये वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा होगा और आप मुझे कमेंट में बताना कि यार कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली यार तुम लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और मुझे कमेंट में बताना जरूर यार कि कैसा लगा। और यार नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे बता देना यार कि किस टॉपिक पे लेकर आऊँ मैं वीडियो, आपकी जो डिमांड रहेगी मैं बताऊंगा। और बाकी अगर आपकी पर्सनल कोई क्वेरी है तो आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन में जो इंस्टाग्राम की आईडी लिंक दी हुई है उस पर यार मुझे डायरेक्ट कॉल वो कर सकते हैं मैसेज, और मैं आपका बताऊंगा। तो अब आप अच्छे से पढ़ाई करिए और थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ ही है, हेल्थ इज द वेल्थ। तो आप इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।